Hello students, myself Deepika and welcome to Numerical Shala. Today we will discuss all these 5 questions which are very important for your exam purpose. So question number first said, a wire of given material having length L, area of cross section A has resistance 4 ohm. So we have a wire and it is given that the length of the wire is L, area of cross section is A and the third thing is its resistance is 4 ohm. So we know that these three things. Now, what would be the resistance of another wire of same material having length L by 2? अब the new length is given. What is L dash? Is L by 2 and area of cross section is A dash which is given as 2A and we have to find its resistance. So how we deal with this question? Firstly, the main thing we have to remember in these type of question is the formula which is related to length, area and resistivity, which is rho. Rho is what? Rho is your resistivity. So what is that formula? The formula is R which is equals to rho L by A. This is the original formula. Now we apply this formula in two cases. First the original length which is given as, and the second the condition these are. L dash is given, A dash is given and we have rho in both the cases is same. Because in the statement it is given that the second wire is also material of the first wire. Okay. So rho is same in both the cases. Okay. Now see. रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है रो एल बाय ए, तो हमने केस नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करी. हमने लिखा रो की जगह भाई रो ही रहेगा, लेंथ इसने ओरिजिनल एल ही दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए ही दे रखा है. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब हम दूसरी वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जिसको मैंने आर डैश नाम दिया है. रो तो उसका सेम है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में गिवन है. सो रो एल डैश बाय ए डैश विच इज इक्वल टू रो एल डैश की वैल्यू क्या है भाई? देखो एल डैश की वैल्यू गिवन है एल बाय 2, तो यहाँ पे हमने रखा एल बाय 2 डिवाइडेड बाय ए डैश. ए डैश की वैल्यू क्या है? 2a. ठीक है भाई, आप इस ए को स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे हम स्मॉल लेके चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया. ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं. रो एल बाय 2 और नीचे क्या है भाई? डिवाइडेड बाय 2a, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रो एल बाई 2 इंटू 1 बाई 2a. तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारे पास 1 बाय 4 रो एल बाई a. दिस इज अवर न्यू रेजिस्टेंस. जो नई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आई है 1 बाय 4 रो एल बाई a. ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू r डैश विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 रो एल बाई a. अब ये जो रो एल बाय ए है ये क्या है? ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ओरिजिनल रेजिस्टेंस विच इज आर, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आर डैश विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू आर, और हमें ये जो आर है ये गिवन है वो कितना है? 4 ओम, तो हमने लिख दिया आर डैश विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 4 से 4 कट गया 1 ओम. तो इस क्वेश्चन में जो नई डायमेंशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी भाई वो कितनी होगी? 1 ओम होगी. कितनी होगी भाई? 1 ओम होगी. आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं. क्या करता है? या तो लेंथ को चेंज कर देता है या तो एरिया को चेंज कर देता है. पर ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन में जरूर आपको रेजिस्टिविटी सेम दे रखी होगी, मतलब जो वो वायर जिस मटेरियल की बनी हुई है वो सेम होगा. क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं तो वो बिल्कुल एक नई डायमेंशन बन जाएगी, नया क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो हमने जिस तरीके से डील किया है उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को डील करेंगे. सेकंड क्वेश्चन कहता है अ पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम. भाई हमारे पास एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम. इज ड्रॉन आउट बाय अ मटेरियल सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू द ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. भाई हमने मान लिया इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है भाई वो कितनी है? L है. ठीक है, अब हमने इसको इतना खींचा
कि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ का क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब एल डैश जो है, जो नई लेंथ है, वो कितनी है, 2L है। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, आर डैश बताओ। भाई कैसे निकालेंगे, देखो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला से चलेंगे, फिर आपको एक शॉर्टकट बताएंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, R विच इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहाँ ना तो इसने रो को चेंज किया है, ना ही इसने ए को चेंज किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R डैश विच इज इक्वल टू रो L की जगह क्या लिखेंगे, L डैश, क्योंकि न्यू लेंथ तो गिवन है, बाय ए। भाई ए तो इसे चेंज नहीं किया, जो ए पहले था वही ए अब है। देन विच इज इक्वल टू रो, अब L डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2L बाय ए। अब मैंने क्या किया, 2 साइड में ले लिया, बाहर निकाल लिया और इक्वेशन बना दी रो L बाय ए। अब ध्यान से देखो, रो L बाय ए किसकी वैल्यू है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की। देन वी कैन से दैट R डैश विच इज इक्वल टू 2 इंटू R। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 ओम, हमें गिवन है। देन R डैश विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 ओम। एक तो इस तरीके से कर सकते थे। सेकंड थिंग क्या है, हमने यहाँ इस फॉर्मूले से देखा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और लेंथ रेजिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, डायरेक्टली। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे लेंथ भी उतनी ही बढ़ेगी, जितना रेजिस्टेंस कम करेंगे लेंथ भी उतनी ही कम होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर लेंथ डबल हो रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी तो डबल ही होगा, क्योंकि एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। सो इफ R डैश क्या हो रहा है, अगर L डैश क्या हो रहा है 2L, देन R डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2R, और R की वैल्यू गिवन है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया R डैश 2 इंटू R की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 20 गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 40 ओम। तो भाई बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैम ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं चेंज किया। भाई लेंथ जब हमने उसके डबल की तो वो वायर पतली भी तो हो गई थी। भाई तुम किसी वायर को खींचोगे, दुगनी कर दोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कम हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ये वाली भी चीज हम इसमें अप्लाई कर सकते थे, बट ये वाली चीज हमें यहाँ पे नहीं दे रखी कि हमें उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ भी कुछ करना है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता तो हम ये डायमेंशन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है, तभी तो लेंथ डबल हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इस तरीके से भी डील किया जा सकता था अगर स्टेटमेंट वैसी दी गई होती तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ 1 यूनिट रेट इज 6 रुपीज। भाई सितंबर मंथ में 30 डेज होते हैं और 30 डेज में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। 1 यूनिट का रेट 6 रुपीज यहाँ पे हमसे गिवन है। फर्स्ट पूछा है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट फॉर 5 आवर्स डेली। भाई जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 1000 वाट का है, ठीक है, और कितने घंटे चलता है, 5 आवर्स चलता है, 1 डे में 5 आवर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पावर दे दी इलेक्ट्रिक हीटर की 1000 वाट, और एक दिन में ये 1 डे का है भाई, कितने घंटे चलता है, 5 आवर्स। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल ले इस पूरे मंथ की तो हमें पता चल जाएगा भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक है। भाई एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला सभी को पता होगा, पावर इनटू टाइम। और क्योंकि यहाँ पे मंथ मेंशन कर रखा है कि भाई सितंबर के मंथ में हुआ है ये, तो इनटू में एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, जितने भी सितंबर मंथ में डेज है तो कितने डेज होते हैं, 30। पावर कितनी दे रखी है, 1000 वाट। अब यहीं पे आप लोग गलती करते हो, आप इस वाट को सिंपल वाट ले लोगे, नहीं, वाट को सिंपल वाट नहीं लेना, हमें क्या लेना है, किलोवाट, बिकॉज वी नो दैट कि भाई जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के।
1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर की। तो जो ये हमसे वाट दिया गया है इसको हम किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे। तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो अब ये किलोवाट में चेंज हो गया। इनटू टाइम कितना है? 5 आवर, इनटू में 30 डेज। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 1000 से 1000 कट गया, ये आ गई 150। 150 क्या आया? किलोवाट आवर। 150 किलोवाट आवर, क्योंकि यही तो हमारी यूनिट है। मैंने अभी अभी बताई थी ना भाई, जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि ये एनर्जी बता रहे हैं। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल आ गई। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मैडम ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो भाई कहाँ से आया। देखो, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होता है ना। अब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारा वर्क है उसकी यूनिट भी जूल है, और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी यूनिट भी जूल है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल बोल रही हूँ, एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला यहां से आया है। सेकेंड थिंग, एन क्यों लगाया भाई? अगर मंथ नहीं दे रखा होता ना तो हम एन यूज नहीं करते, बट अब क्योंकि मेंशन है तो इसलिए हमने मंथ की वजह से एन यहाँ पे हमने यूज किया। तो ये तो भाई फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? देखो, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट फॉर 10 आवर्स डेली। सेकेंड चीज कहता है कि भाई एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर है 400 वाट, टाइम कितना दे रखा है भाई? 10 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको किलोवाट में चेंज करेंगे। ये लो भाई, किलोवाट में चेंज कर दिया। अब निकाल लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई। तो भाई ये हो गया 400 बाई 1000 इंटू में 10 इंटू में 30। भाई 30 कहाँ से आया? मंथ से आया। 10 क्या है? आवर है, और यही तो यूनिट होती थी। 1 किलोवाट आवर हो गया ना, किलोवाट इंटू आवर। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना आ गया भाई? 120 किलोवाट आवर। ठीक है भाई, दोनों की हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजप्शन निकाल ली। कितनी हुई? चलो, तो टोटल एनर्जी भाई कितनी हुई? यहाँ पे मैंने कैपिटल ई से लिख दिया। कितनी हुई? 150 प्लस में 120, तो यहाँ पे कितनी हो गई भाई? ये हो गई 270 किलोवाट आवर। अब आप ध्यान से देखिए, किलोवाट आवर ही तो 1 यूनिट की वैल्यू होती है, मतलब कि ये टोटल कितनी यूनिट हो गई? 270 यूनिट्स हो गई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, और 1 यूनिट का कॉस्ट हमें दे रखा है 6 रुपीज। तो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास। था भाई इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया भाई, बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट पे चलना है। तो 270 इंटू 1 यूनिट के रुपीज दे रखे 6, तो भाई कितना हो गया यहां से? 620 रुपीज। यही हो गया ना भाई, 620 रुपीज। मतलब सितंबर मंथ में अगर हमने ये 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए हैं तो कितना खर्चा हुआ? 620 रुपीज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये लो, हमारी ये 2 रेजिस्टेंसेस है। अब ये आ गई हमारी थर्ड रेजिस्टेंसेस, और ये ऐसे हमारी ए है, ये बी है। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ पे है भाई 3 ओम। ये है, ठीक है। हमें ए और बी के बीच में बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। भाई देखो, चाहे हमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, हम अपने बेसिक्स पे जाएंगे। बेसिक्स क्या कहता है कि आप क्या करो, करंट फ्लो करा के देख लो। इफ द करंट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स और मेनी पार्ट्स, देन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इफ द करंट डज नॉट डिवाइड एंड सेम throughout the video, flowing with same value throughout the video, then
these resistances are connected in series. ठीक है, अब यहाँ तो बैटरी है नहीं, करंट कैसे फ्लो कराए भाई, मान लेते हैं, लो हमने सपोज कर लिया कि भाई यहाँ कुछ बैटरी लगी होगी, यहाँ एक की लगी होगी, ये लो बैटरी से करंट फ्लो हुआ, आई यहाँ पे गया, आई यहाँ आया, यहाँ आई को दो रास्ते मिल गए, I1 एंड I2। हम क्या समझ गए, ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलली, करंट डिवाइड पैरेलली। तो करंट डिवाइड हो गया तो हमने इसकी इक्विवेलेंट निकाली, 1/R विच इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ये क्या हो गया 6, 1 प्लस 3 2 जा 6, 3/6 मतलब 1/2। मतलब जो R की वैल्यू है वो आई है 2 ओम। ध्यान देना ये 2 ओम वैल्यू सिर्फ इसको सोल्व करके आई है। चलो दोबारा बना लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस और इसको सोल्व करके ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ये कितना है 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, बिकॉज करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 ओम। यही वैल्यू थी भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो हमें मेजर आउट करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। हमें एक सर्किट दे रखी है और उसमें 5 ओम के अक्रॉस क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो देखते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक बैटरी हो गई और ये हमारी की हो गई जो कि क्लोज्ड है, क्योंकि भाई देखो क्लोज नहीं होगी तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। ध्यान रखना, डॉट लगाते हैं वहां पे समझ जाना क्लोज है। 3 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3 ओम, यहाँ पे दे रखा है 4 ओम और यहाँ पे दे रखा है 5 ओम। हमें इसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है 5 ओम के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि हमें जो 5 ओम है उसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ना इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है साफ साफ भाई, करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, I थ्रू आउट क्या है, सेम है। क्या I की वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, सेम है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, 7 और 7 और 5 कितना हो गया, 12 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया, हमें V दे रखा था पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, तो V विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, IR। तो यहां से मैं करंट निकाल सकती हूँ, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, I विच इज इक्वल टू V/R। V कितना है 3, R कितना है 12, तो ये वैल्यू आ गई I की 1/4 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 ओम के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, करंट तो सेम है थ्रू आउट द सर्किट, अब सिर्फ 5 ओम की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे R की वैल्यू तो 5 ओम दे रखी है, I की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/4 एम्पियर, तो क्या अब हम V नहीं निकाल सकते भाई, इजीली निकाल सकते हैं, V विच इज इक्वल टू IR। तो V विच इज इक्वल टू I की वैल्यू 1/4 और R की वैल्यू 5, तो ये क्या आ गई 5/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 बचा 10, 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट। तो ये हमारी आ गई 5 ओम के अक्रॉस। अब किसी का मन कर रहा होगा मैम 3 ओम के अक्रॉस निकालो, तो भाई वहां पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम हो जाएगी, करंट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि तीनों सीरीज में है। अब किसी का मन होगा भाई 4 ओम के अक्रॉस निकालो, तो यहाँ R की वैल्यू 4 ओम रख दो, प्रोसेस तो वही फॉलो होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके कंफ्यूजन का सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इलेक्ट्रिक मोटर पे बेस्ड होगी। इलेक्ट्रिक मोटर के आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन है सारे क्लियर होंगे उस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।